चुड़ैल थी जो उस जगह से अट्रैक्ट होकर घर तक पहुंच गई थी। मुझे एनर्जी एहसास होती थी और ये कई बार हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को लेकर मेरे घर में। तो वो भी इंतजार कर रही थी जो स्पिरिट थी कि इस बच्चे का 9 महीना होगा, वो उस बच्चे को ले गई है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमारे साथ शेयर किए, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे ज़िंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। घरों में शादियाँ होती हैं, शादियों के बाद बच्चे आते हैं, बच्चे आने के बाद खिलकारियाँ गूंजती हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। लेकिन दो चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। पहली, जब शादी का वक्त आता है तो दूल्हा और दुल्हन को बाहर निकलने के लिए क्यों मना किया जाता है? उनके हाथों में अलग अलग धागे पहनाए जाते हैं, उनके पास छोटे छोटे चक्कू दिए जाते हैं, अपनी रक्षा सूत्र के लिए बहुत सारा सामान दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? कहते हैं जब ऐसे टाइम पर, शादी के टाइम पर, आप उन दिनों में जो आपके कच्चे पक्के दिन होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी एंटिटीज़ आपके साथ बंधना चाहती हैं, फेरे लेना चाहती हैं, ताकि पूरी ज़िंदगी वो आपको परेशान करे, आपके आने वाले बच्चे को परेशान करे, आपके पूरे परिवार को परेशान करे। इसी तरीके से जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, जब उसके बहुत करीबी दिन आते हैं डिलीवरी के, तब घर वाले बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न पता है? क्योंकि बाहर जब आप निकलते हो तो बहुत सारी डायन, चुड़ैल और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं जो बस वेट कर रही होती है कि आपसे कोई एक भूल चूक हो जाए और आपके पूरे परिवार को वो तबाह कर दे, खास करके आपके बच्चे को ख़त्म करके अपनी उम्र को लंबा खींच ले। वैसे तो हमारे रियल इंसिडेंट में ऐसी चीज़ें बहुत बताई गई हैं, लेकिन खासकर आज का जो पूरा एपिसोड है वो उन बहनों के लिए है जो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ी गलतियाँ करने वाली हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर या शादी के टाइम पर। तो आज का पूरा इंसिडेंट आप ही लोगों के लिए है, तो आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आपकी शादी होनी है, कभी ना कभी आप प्रेग्नेंट होने हो। और उन लड़कों के लिए भी जो हवाबाजी करते निकलते हैं शादी के टाइम पर, जो अपनी होने वाली बीवी से मिलने निकल जाते हैं। आज का रियल इंसिडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दूँ, आज के रियल इंसिडेंट में किसी की जान जा चुकी है। इससे आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें अर्शिया ने शेयर किया है। अर्शिया जो कि झारखंड की रहने वाली हैं। पूरा रियल इंसिडेंट उनके परिवार के साथ बीता 2022 में। घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। एक मुस्लिम परिवार जहाँ पर पिताजी का खुद का बिजनेस था, माता जी जो थी वो घर में सारी चीज़ें संभाला करती थी, बहन जो थी अर्शिया छोटी थी, और उनके एक बड़े भैया जिनकी 2022 में धूमधाम से शादी करवाई गई। अर्शिया और उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अड़ोस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में किसी की शादी होने जा रही थी, और अर्शिया तो इसलिए खुश थी क्योंकि शादी उनके बड़े भैया की होने वाली थी। अर्शिया हमेशा से कोई एक ऐसा साथ चाहती थी जहाँ पर उनको कोई बात करने वाला मिले, उनसे कोई बातचीत शेयर करने वाला मिले, उनकी चीज़ों को समझने वाला मिले। अर्शिया ने इस चीज़ को मेंशन किया कि 2022 में जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई तो एक बड़ी ही प्यारी भाभी इनके घर में आई। आसपास वाले बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते कि क्या खूबसूरत लड़की को आप अपने घर पे लेके आए हो। मतलब सब के सब बहुत खुश थे और परिवार में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। 2022 में शादी हुई और 3-4 महीने बाद घर में एक अच्छी खबर आई कि जो भाभी आई थी वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद घर में जैसे खुशियाँ इस तरीके से गूंजने लगी जैसे जन्मदिन पर तालियां बजती नजर आती हैं। सब कुछ परिवार में सुकून से चल रहा था। भैया अपनी जॉब पे जाया करते थे, पापा अपना बिजनेस संभाला करते थे, और जो भाभी थी उनकी देखरेख करने के लिए उनकी 2 बड़ी बहनें आई थी घर से जो टीचिंग प्रोफाइल पे थी। तो वो डेली सुबह टीचिंग करने जाती थी और शाम को अपनी बहन से मिलती जाती थी। रोज शाम को इनके कुछ ना कुछ प्लान बनते थे। जो भाभी की बहनें थी वो भी आती थी और बाकी रिश्तेदार भी आते थे, कजन्स वगैरह। तो शाम को रोज ये घूमने निकला करते थे, कभी पार्क में जाया करते थे, कभी आइसक्रीम खाने जाया करते थे। और भाभी का स्पेशली सारे लोग ध्यान रखते थे कि भाभी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और धीरे धीरे जैसे आप जानते हैं प्रेग्नेंट औरत को कभी ना कहीं दर्द उठ ही जाता है। तो उसी तरीके से होता था कि कभी कभार घूमते टाइम दर्द उठ जाता था। 3-4 महीने बीत चुके थे, 5-6 महीने लग चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था जब ये शाम को डेली पार्क में टहलने निकलते हैं। जो सासू माँ थी वो घर में पाबंदियां लगाया करती थी। मतलब अर्शिया की मम्मी रोज जो है समझाया करती थी भाभी जी को कि चीज़ों को बेटा इस तरीके से देख के किया करो, उस जगह पर थोड़ा कम जाया करो, ज़्यादा शाम हो जाए तो मत जाया करो।
तो वो भी यही बोलती थी, मम्मी जी मैं किसके साथ जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बहनों के साथ, और मैं अपने पूरे परिवार की खुशियाँ ही तो देखना चाहती हूँ। हालांकि जो सासू माँ थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि घर में एक बच्चा आने वाला है। अर्शिया का जो खुशी का ठिकाना था वो झूमे फिरे रह नहीं पा रहा था, क्योंकि अर्शिया ने बताया कि अक्षय भाई मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि मैं किसी को खिलाऊं, अपनी आंखों के आगे बढ़ते देखूं, क्योंकि बचपन मैंने कभी किसी का देखा ही नहीं। जो भाभी जी थी, जब वो अपने 7वें 8वें महीने में आती है तो उनके पेट में दर्द बढ़ने लगता है। उनके पेट का दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता था कि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। वक्त, हालात, चीज़ें बदलते देर नहीं लगाता, क्योंकि खुशियों को नज़र लगते हुए देर नहीं लगती। धीरे धीरे इनके घर की जो खुशहाली थी उस पर किसी की नज़र लगने वाली थी, और इस चीज़ के बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। भाभी को 8वां महीना लग चुका था। घर में हालात बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ सही चल रहा था। उठ कर पेन हुआ करता था तो बार बार डॉक्टर्स के पास ले जाया करते थे, और डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा देते थे। जो फीमेल डॉक्टर हुआ करती थी वो इस चीज़ की सहानुभूति दिखाती थी कि 8वां महीना लग गया तो बच्चा इस तरीके से तो होगा नहीं कि खेलते कूदते बाहर आ जाए। और घर में जैसे होता है कि पेट में आए बच्चे से सब बातें किया करते थे कि हाँ भाई नटखट या छोटी, जो तू आने वाली है इतना परेशान कर रही है मम्मी को, ऐसे ऐसे नाराज़ करके बाहर आएगी, तू ऐसे नाराज़ होकर बाहर आएगी। टाइम पर टेस्ट हुआ करते थे बच्चे के, जो भाभी जाती थी उनको टाइम पर डॉक्टर देखा करते थे, और सब कुछ नॉर्मल था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। 8वां महीना जिस तरीके से चल रहा था, डॉक्टर्स ने एक तारीख दे दी थी, और वो तारीख अभी 20 दिन बाद की थी। घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है जहाँ पर एक शादी अटेंड करने के लिए घर वालों को जाना था। जो अर्शिया थी उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मैं इन हालातों में तो भाभी को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि भाई जाना पड़ेगा। रिश्तेदारों की ये स्पेशल फरमाइश है कि अर्शिया को बुलाया जाए, क्योंकि अर्शिया के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रखे हैं। अर्शिया ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी और अर्शिया के लिए भी बहुत सारे रिश्ते आया करते थे। घर वालों के बहुत ज़्यादा प्रेशर करने पे अर्शिया अपने घर वालों के साथ जाती है उस फंक्शन में, और उस फंक्शन में वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं। तभी घर से भैया का फ़ोन आता है, और ये वो रात थी जहाँ पर खुशियों का ठिकाना 4 गुना होने वाला था। भैया का फ़ोन आता है और भैया बताते कि अभी इसके पेट में दर्द उठा था, तो मैं हॉस्पिटल लेके गया और डॉक्टर्स ने बोला कि इन्हें एडमिट करना है, इनकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है। घर वालों ने जैसे ये चीज़ सुनी, घर वालों ने इस डिसीज़न को बना लिया कि भाई अब तो जो हम 2-3 दिन ही रिलेटिव्स के रहने वाले हैं, जहाँ पर हम शादी अटेंड करने आए हैं, वहाँ पर ना रहकर हम फटाफट से सुबह निकलेंगे गाड़ी में और बच्चे की शक्ल देखेंगे वहाँ पर जाके। लेकिन इन्हें क्या मालूम था, ज़िंदगी कभी कभी इस तरीके से परीक्षा ले लेती है कि सोच में पड़ जाते कि जो परीक्षा ली गई है इसके जवाब क्या हमने सही दिए हैं या नहीं। इन लोगों ने रिलेटिव से बात की और बता दिया कि हमारे घर में जो बहू है उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो हमें निकलना पड़ेगा। रिलेटिव जो थे उन्होंने एक बात रखी कि आप एक काम करो, अर्शिया को हमारे पास छोड़ दो और आप लोग निकल जाओ। अर्शिया के लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे यहाँ पर, और कोई एक अच्छा रिश्ता जो है अर्शिया को मिलेगा, जिसकी वजह से अर्शिया की ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अर्शिया ने यहाँ मेंशन किया कि भाई रिश्ते तो आते रहेंगे, लेकिन मुझे छोटे बच्चे की शक्ल देखनी थी। ये लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले थे। सारा फंक्शन अटेंड करने के बाद जो ड्राइवर इन्होंने हायर कर रखा था वो ड्राइवर वहीं पे था। उस ड्राइवर को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए थे कि सुबह 4 बजे निकलना है। मनूस घड़ी बताकर नहीं आती, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई सुबह 4 बजे। इन्हें सुबह 4 बजे निकलना था, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए और सुबह 9 बज गए। 9 बजे इनकी गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई जब ये वहाँ से निकले। बहुत ऑल्टरनेट गाड़ी इसकी बात हुई कि ऑल्टरनेट कोई गाड़ी देख लो, कोई दूसरी गाड़ी देख लो, लेकिन जो ड्राइवर था वो बस इसी बात की तसल्ली देता रहा कि गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी और हम अभी निकल जाएंगे। सुबह जब ये 9 बजे निकले तो अर्शिया जो चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, अर्शिया ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई मुझे ना नेगेटिव चीज़ें फील होती है, मेरे दिमाग में ना पहले ही नेगेटिविटी आ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये घूमते रहे, लेकिन जिन रिलेटिव्स के पास से ये अपने घर को निकले थे वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाए। ड्राइवर बार बार रास्ता भटक जाता था और इनको गलत डायरेक्शंस में लेके चला जाता था। ये लोग जब तक घर पहुँचने वाले थे, मुश्किल से 1-1.5 घंटा बचा होगा, तभी इनके भैया का फ़ोन आता है और भैया रोती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि अब आराम से आ जाना, हमारे बीच में आने वाला बच्चा नहीं रहा। जैसे इन्होंने इस चीज़ को सुना, इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। मतलब ये समझ लीजिए कि गाड़ी के नीचे से टायर निकल गए। ये सिचुएशन जो थी जहाँ पर घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुशियाँ आने वाली है घर में, एकदम से मातम सा छा गया। ये लोग जब घर पहुँचे तो इन्हें पता चला कि जो भाभी जी हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं। ड्राइवर को बोला गया हॉस्पिटल लेके जाए गाड़ी को। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। 2 चीज़ें थी हैरानी की कि उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया अभी चेक करने के लिए, तो पता चला कि बच्चा तो 4 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। सारे लोगों ने भाभी से पूछना शुरू करा कि भाभी आपको
क्या ऐसा लगा कि बच्चा जा चुका है? भाभी ने जो जवाब दिया उसको सुनने के बाद सब हैरान हो गए। भाभी ने बताया कि मैं कल तक भी बच्चे की किलकारियाँ, उसके पैर, उसके हाथ अपने पेट में चलते महसूस कर पा रही थी। जैसे ही ये बात भैया ने सुनी, अचानक से भैया को ऐसा लगा जैसे कोई हवा का झोंका उनके कंधे को हिट करके बहुत जोर से निकला। भैया किसी को कुछ बोलना चाह रहे थे, तभी वहां पर सबने रोना शुरू कर दिया और वहां पर जो मातम बना, भैया अपनी जुबान खोल नहीं पाए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, जब बच्चे को देखा गया तो बच्चे को देखने के बाद वहाँ पर अपने आंसू कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उस बच्चे से जो अटैचमेंट हो गई थी वो घर वालों को बहुत ज़्यादा हो गई थी। घर वाले हमेशा जैसे प्रेग्नेंट औरत के पेट से बात करते कि नटखट तू कब आएगी, नटखट तू कब आएगा, घर वालों को बहुत अटैचमेंट हो गई थी। जैसे घर वाले रो रहे थे उसी तरीके से जो दीदी आई थी, जो भाभी की बहनें आई थी, वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सबको बहुत अफसोस हो रहा था कि ये हुआ क्या। लेकिन एक जो चीज़ थी जिसे देखने के बाद सबकी नज़रें उस बच्चे के ऊपर से हट नहीं रही थी, उस बच्चे के सर पे एक चोट का निशान था। ये देखने के बाद जो नर्स और डॉक्टर खड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ हुआ था क्या जो आपके घर की बहू रानी है वो कहीं पर गिरी थी या कोई चोट लगी थी? तो सारे बहू रानी से, मतलब जो भाभी जी थी, उनसे पूछना शुरू करते कि क्या आप गिरे थे या कुछ हुआ था। उन्होंने अपने पूरे परिवार की कसम खा ली और वो बोलने लगी कि मैं कसम खा के बोलती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसा होता तो दिक्कत तो होती। लेकिन एक चीज़ जो अर्शिया ने बताई कि मैं जब जाने वाली थी ना, वहाँ से पहले 2 दिन पहले, मतलब जो 4 दिन पहले जो हरकत बताई गई कि बच्चा इस दुनिया को छोड़ के गया था, उस दिन भाभी के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ था। कुछ टाइम के लिए बहुत तेज़ दर्द हुआ था। इन सब चीज़ों में जो बच्चा था उसको देखते देखते सब सारी बातें भूल गए। बच्चे को जाकर दफना दिया गया कब्रिस्तान में और सब अपने घर पर वापस आ गए। घर में हाहाकार मचा हुआ था, सबके आंसू रुक नहीं रहे थे। इन सब चीज़ों में घर वाले बार बार कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। 1 रात गुजरी, 2 रात, 3 रात, 4 रात, घर में ऐसा लगता था कोई औरत है जो छनछनाती हुई वहाँ से पायल लेके भागती थी। इन्होंने क्या किया, एग्जैक्टली 4-5 रातें जब गुजरी तो इन्होंने एक मौलवी को कॉन्टैक्ट किया। वो जो मौलवी थे वो अपने एरिया में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे अपनी सिद्धियों को लेके। ये उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपने घर पे बुलाते हैं। जब वो मौलवी घर पे आते हैं तो बस एक बार इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं कि घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी नज़र भाभी जी पे पड़ती है तो वो अचानक से बोलते हैं कि लेकिन ये जो बहू है ये अपने साथ किसी को लेके घूम रही है। तो घर वालों ने जब इस चीज़ को सुना तो घर वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और जैसे एक क्वेश्चन मार्क सा आ जाता है कि हुआ क्या। तो मौलवी बोलते हैं कि सब बैठो, मैं बताना शुरू करता हूँ। वो मौलवी बताते हैं कि वो ले गई उस बच्चे को। मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे हैं। जैसे ही मौलवी ने बोला कि वो ले गई उस बच्चे को, घर वाले फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से जो शांत हुए थे वो सब रोने लगे। बार बार पूछने लगे कि मौलवी जी क्या हुआ था, सच सच बताओ। मौलवी बताते हैं कि वो जो थी, जो भी एंटिटी थी, वो बस खड़ी होकर घर के बाहर वेट करती रहती थी। अब यहाँ पर अर्शिया ने मेंशन किया कि अक्षय भाई 2 साल पहले हमारा एक घर बना है और हमारे रिलीजन में ऐसा होता है कि घर बनते ही हम उसे बंधवा लेते हैं। तो मौलवी जो आए थे उन्होंने बताया कि आपका घर बंधा हुआ है, जिस वजह से वो जो एंटिटी थी वो अंदर नहीं आती थी, लेकिन वो बाहर खड़ी होकर वेट किया करती थी। उसके बाद जो मौलवी थे वो बहू रानी से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें याद है तुम शायद कहीं घूमने गई थी और वहाँ पर तालाब था, शायद कोई एक पार्क भी था। तो भाभी जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, उन्होंने अपना बच्चा खोया था, वो कुछ भी बोलने बताने की हालत में नहीं थी। लेकिन जो उनके हस्बैंड, मतलब अर्शिया के भैया जो बैठे थे, वो अचानक से बोलते कि हाँ मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले जब मम्मी जी मना कर रही थी, हम रात को गए तो थे उस पार्क में, उस तालाब के पास घूमने के लिए। वहीं पर मौलवी जी बोलते हैं कि तुमसे वहीं गलती हो गई, तुम्हारी मम्मी सही मना कर रही थी, रात का वक्त था और वो वहाँ पर थाक जमा के बैठी हुई थी, उसे अपनी उम्र बढ़ानी थी। वो एक चुड़ैल थी, वो उस बच्चे को लेकर चली गई। वो चुड़ैल रोज़ तुम्हारे घर के बाहर खड़ी होती थी, बस वो इंतज़ार कर रही थी जैसे ही डिलीवरी का टाइम आएगा उससे 4 दिन पहले वो कैसे भी उस बच्चे को लेकर चली जाएंगी। उसने भाभी जी की कोख को उजाड़ दिया था। मतलब जो मौलवी जी ने बताया कि बस वो चुड़ैल इस इंतज़ार में थी कि जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा जाएगा और हॉस्पिटल से वापस आया जाएगा, रास्ते में ही बच्चे को वो खा जाएगी। तो 4 दिन पहले जब भाभी जी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ था तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और जब ये लोग वापस आए थे तो उस चुड़ैल ने अपना असर दिखा दिया था। वो चुड़ैल उस बच्चे को ले गई थी और जब ये लोग हॉस्पिटल में थे तो वो चुड़ैल आखिरी सांसें जो बच्चे की बची थी वो भी छीन के ले गई, जब भैया को कंधे छूते हुए वहाँ से महसूस हुए थे। 4 दिन पहले जब भाभी जी को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हुआ था तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और जब ये लोग वापस आए थे तो उस चुड़ैल ने अपना असर दिखा दिया था। वो चुड़ैल उस बच्चे को ले गई थी और जब ये लोग हॉस्पिटल में थे तो वो चुड़ैल आखिरी सांसें जो बच्चे की बची थी वो भी छीन के ले गई, जब भैया को कंधे छूते हुए वहाँ से महसूस हुए थे।
घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन हालातों को आप समझ सकते हो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा होगा या बच्चा होने वाला होगा कि किस कदर घर वालों की हालत हुई होगी। तो वो मौलवी जो वहाँ पर आए थे उन्होंने बताया कि वो जो चुड़ैल है वो अभी गई नहीं है, उसने सिर्फ एक बच्चे को छीना है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। उस शाम जब आप लोग घूमने निकले थे, वो जो तालाब है वो एक शापित तालाब है। उस तालाब के आसपास पहले भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। मौलवी जी बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि पुराने लोग जो बोलते हैं वो आप लोग मानते क्यों नहीं हो। उस तालाब में कितने सारे लोग हैं जो डूब गए हैं। उस तालाब के पास वो जो चुड़ैल है वो रहती है और वो दोबारा शिकार करेगी किसी न किसी का, लेकिन वो आपकी बहू को भी नहीं छोड़ेगी। पूरे परिवार वाले जब ये सुनते हैं कि मतलब अब जो भी घर में बच्चा आएगा क्या वो जन्म ले पाएगा, तो मौलवी बताना शुरू करते हैं 4 किलो लहसुन, 2 किलो सरसों और पानी और साथ में 2 पैकेट अगरबत्ती मुझे चाहिए। इन्होंने बताया कि मैं 4 दिन बाद आऊँगा। उस लहसुन को पूरा सुखा देना, उन सरसों को पूरा सुखा देना। उसके बाद मैं चीज़ें बताऊँगा जो आपको अपने घर में करनी है। उसके बाद आपके घर से वो चुड़ैल चली जाएगी। मौलवी जब 4 दिन बाद घर में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो चुड़ैल अभी भी घर के बाहर खड़ी है। मौलवी अपनी क्रिया करना शुरू करते हैं, जहाँ पर वो उस लहसुन को पीसते हैं, सरसों को पीसते हैं, पानी फूकते हैं, अगरबत्तियों को आसपास घर में लगाते हैं और छिड़कना शुरू करते हैं पानी को, और बोलते हैं कि सुबह शाम आपको इस लहसुन के पाउडर को और इस सरसों के पाउडर को अपने घर के अंदर और घर के बाहर छिड़कना है। यह हादसा हुआ था 2022 में। अर्शिया ने जो चीज़ मुझे बताई उसको सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई। उन्होंने बताया, अक्षय भाई, भैया भाभी बहुत ट्राई कर रहे हैं, भाभी कंसीव भी करती हैं, लेकिन बेवजह घर से बच्चा गायब हो जाता है। मतलब उनकी कोख से बच्चा गायब हो जाता है। वो चुड़ैल आज भी उस शापित तालाब के पास वेट कर रही है नए मोहरे का, कि कौन कब आएगा और कौन गलती करेगा और कब बच्चा खाया जाएगा। अर्शिया ने बताया कि हमारे घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है। भाभी कुछ भी ट्राई कर ले, अगर प्रेग्नेंट होती भी हैं तो बच्चा कोख से छीन जाता है। परिवार में आज तक बच्चा नहीं हो पाया और सिर्फ एक गलती, वो दिन जब आपको मना करा जाता है घर से बाहर मत जाओ, आप फिर भी निकल जाते हो, जिसकी वजह से पूरा परिवार बुरी तरीके से तहस तहस हो जाता है। ये दुनिया भर के धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो उस चुड़ैल को इनके पास से दूर कर दे। अगर दूर भी कर देता है तो कभी ना कभी तो चेकअप के लिए भाभी को बाहर जाना पड़ेगा। कब तक आप दाई माँ से काम चलाओगे। बहुत बार इन्होंने दाई माँ को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जन्म नहीं ले पाया और इनका पूरा घर शराब से बंध गया है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, अर्शिया खुद बहुत खौफ के माहौल में जी रही है और ये सोचती है कि क्या वो जो चुड़ैल भाभी के पीछे लगी है, क्या वो मेरे पीछे लगेगी। खैर, मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ हो जो भाभी जी के साथ हुआ, वो कभी भी अर्शिया के साथ हो या उनके परिवार के साथ या आगे हो। और हमेशा मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े चीज़ें लिखवा के चले गए, बोल के चले गए, अगर उनका आप ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसे ही आप पछताओगे। बार बार बोला जाता है अनजान व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्गों का ये मानना नहीं था कि आप कहीं उनकी बातों में आ जाओगे। उनका ये मानना था कि आप वशीकरण में फंस सकते हो। हमेशा से मेरी एक कोशिश रहती है मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ कि दूसरे का दिया मत खाओ। अभी रिलेटिव्स आपको इतना नुकसान पहुँचा रहे, सोचिए कि दोस्तों में ये चीज़ें हो रही है। हमारे पास कितने हादसे आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। स्कूल में टोटके किए जा रहे हैं, किसी के ऊपर उतारा किया जा रहा है। आप कैसे बच पाओगे, आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बस यही कहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको आगे पहुँचाएं उन घरों तक जहाँ पर आप अपनी बहन बेटियों को सेफ रखना चाहते हैं। और हमेशा से जो रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को पहुंचाए सही लोगों तक। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे ही सब्सक्राइबर्स आके अपनी आप बीती बताते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनके साथ बीती हो या आसपास के लोगों के साथ बीती हो, जहाँ से कोई ना कोई अवेयरनेस ले पाए, मतलब किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है तो आप क्यों पीछे हट रहे हो। अगर आप चाहते हो उस चैनल का सदस्य बनना, सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो स्क्रीन पर दिया नंबर आपको दिख रहा होगा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, इसके बाद आपको बुलाया जाएगा और आप हमारे सामने बैठकर कैमरे पर चर्चा करेंगे। हमारा स्टूडियो दिल्ली में है, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें निकले जहाँ से जनता इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ले पाए, वही किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं मेरी आवाज़ में मैं उसे नैरेट करूँ, सेम प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई आप नैरेट करो, मैं नैरेट कर दूंगा।
जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और घर वालों को ध्यान रखिए, खासकर उन लोगों का जो प्रेगनेंसी के टाइम पे निकल रहे हैं, जिनकी शादी होने वाली है। उनको समझाइए घर में रुकना कितना ज़रूरी है। माँ बाप से प्यार बनाए रखिए, भाई बहनों को छोटी छोटी चीज़ें बताएं, समझाएं कि कैसे जो है दूसरों से दूर रहना सीखे, दिया हुआ ना ले। किसी का भी कोई रिलेटिव भी आके कुछ दे रहा है तो 100 बार सोच लीजिए कि वो आपके अपने हो सकते हैं नहीं हो सकते। हर किसी पे उंगली में नहीं उठा रहा, लेकिन फिर भी आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि अपने परिवार को कैसे जज करा जाए। टिल देन, नई वीडियो नई पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। पता नहीं क्यों उस बच्चे के सर पर एक अजीब सा चोट था। वहाँ के डॉक्टर्स पूछ रहे थे कि आप कहीं गिरी थी, आपको चोट लगा था, कुछ हुआ था। मेरी भाभी बोली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सही था मेरे साथ। लेकिन मेरा घर ऐसा था कि वो अंदर नहीं आ पा रही थी वो चीज़। डॉक्टर्स को दिखा दिए, मौलाना को दिखा लिया, हमने सब कुछ कर लिया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं है।